नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 102 अपने ससुर और सास से मुलाकात। शालिनी शर्मा ने भी कपड़े बदले। यह एक पुराने दर्जी द्वारा बनाया गया चोंगसम था, जिसने पहले बहुत सारा पैसा खर्च किया था। वह बहुत सुंदर और उदार दिख रही थी और उसने बहुत उपयुक्त दिखने के लिए हल्का मेकअप भी किया था। जब उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी तो वे दोनों नीचे चले गए। जैसे ही वह सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई, उसने देखा कि लियू माँ दरवाजा खोलने ही वाली थी। अजय शर्मा जल्दी से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलो। शालिनी शर्मा ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। अजय शर्मा, क्या बात है? जरूर उसकी बेटी और दामाद होंगे। दोनों तेजी से नीचे चले गए और अजय शर्मा ने चलते हुए कहा, बेशक मुझे पता है। फिर आप उन्हें बाहर क्यों कर रहे हैं? अजय शर्मा, ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर कृपया मुझे कोई परेशानी मत दो, शालिनी शर्मा ने गंभीरता से कहा। अजय शर्मा ने उसे घूर कर देखा। क्या सोचती हो? पहली बार मेरी बेटी उसे यहाँ लेकर आई है। नानी जब दरवाज़ा खोलती है तो कैसी दिखती है? चलो मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं। शालिनी शर्मा तुरंत खुश हो गईं। बूढ़े की कोहनी टकराए और बोली, ठीक है बूढ़ेयान, तुम अभी भी समझते हो। दरवाजे के बाहर राघव मल्होत्रा काफी देर से मुस्कुराने का अभ्यास कर रहे थे, इसलिए जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए सलाम किया। नमस्ते अंकल आंटी। अपनी बात समाप्त करते ही उन्होंने अपना सिर उठाया और अंदर अजय शर्मा और शालिनी शर्मा को देखा और राघव मल्होत्रा दंग रह गए। क्या ये कैफेटेरिया वाली आंटी और सेवानिवृत्त शोधकर्ता नहीं है जिनसे हम आज दोपहर मिले थे? सास और बूढ़े पति कैसे हैं? शालिनी शर्मा ने अपने दामाद को आश्चर्यचकित होते देखा और अपना मुंह ढककर हंसने से खुद को नहीं रोक पाईं। अजय शर्मा, जो बगल में खड़े थे, मुस्कुराकर उनका अभिवादन करना चाहते थे, लेकिन वह घबराई हुई थी, इसलिए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगता है जैसे इसका चेहरा काला है। इशिता मल्होत्रा को इस बात का पूरा एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मेरे पति अचानक क्यों अचंभित हो गए? मैं अपने माता पिता की अभिव्यक्ति चाहता हूँ। मैं वास्तव में राघव मल्होत्रा के प्रति उनके रवैये को नहीं समझ पा रहा हूँ। दादाजी और दादी, हम वापस आ गए। अनन्या और आरव तुरंत दौड़े। एक ने दादी को गले लगाया और दूसरे ने दादाजी को। अजय शर्मा ने जब अपने पैर पर छोटी सी मूली देखी तो उसे राहत महसूस हुई और उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया और मुस्कुराते हुए आरव को गले लगा लिया। शालिनी शर्मा ने समूह का नेतृत्व करते हुए कहा, दरवाजे पर मत खड़े रहो, अंदर आओ और बैठो। परिवार अंदर आया। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा लिविंग रूम में सोफे पर थोड़े सतर्क होकर बैठे थे। इशिता मल्होत्रा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, पतिदेव, क्या हो रहा है? राघव मल्होत्रा ने भी फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपने ससुर और सास को पहले भी देखा है। इशिता मल्होत्रा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं, फिर राघव मल्होत्रा की ओर देखा और फिर वहां मौजूद माता पिता की ओर देखा। अजय शर्मा ने असहजता से अपना गला साफ किया, अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेतरतीब ढंग से उसे घूरने लगे। शालिनी शर्मा बहुत शांत थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने देखा है दामाद जी, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि ये आंटी और अंकल होंगे। उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को बुरा नहीं लगेगा। नहीं, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मैं और मेरे चाचा संतुष्ट हैं। हाँ, अपने पति और माँ की बातें सुनकर इशिता मल्होत्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से कोई किताब सुन रही हो। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने पूछा, माँ, आखिर क्या हो रहा है? आप राघव मल्होत्रा से कब मिले? राघव मल्होत्रा ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अंकल, यही मैंने आज आपको बताया, वो बूढ़ा आदमी जो मुझे काम के केबिन में मिला था, और मेरी आंटी। मैं आपसे उस दिन कंपनी के कैफेटेरिया में मिला था जब आप बिजनेस ट्रिप पर गए थे। इशिता मल्होत्रा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर उसके माता पिता की ओर देखा। माँ, पापा, क्या आप पहले से मेरे और राघव मल्होत्रा के बारे में जानते थे? तांग शिव मुस्कुराए और सिर हिलाया, बेशक मूर्ख लड़की, झोंक भाई इतना बड़ा है। आपके पिता और मैं मेरी बेटी की शादी के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे नहीं जान सकते? ये पर्याप्त नहीं है, आपने हमें नहीं बताया। आपके पिताजी और मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं उत्सुक था, इसलिए मैंने कंपनी का एक कर्मचारी होने का नाटक किया और अपने दामाद से मिलने के लिए कैफेटेरिया में चला गया। हाँ, दामाद को नहीं पता था कि मैं उस दिन कौन था, और शायद मुझे एक बुरे दिमाग वाली आंटी के रूप में समझा। उस दिन जो हुआ उसे याद करते हुए राघव मल्होत्रा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, आंटी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि आंटी मुझसे थोड़ी परिचित हैं और मुझे लेकर बहुत उत्साहित हैं।
मेरे दामाद जी, बेशक मैं उत्साही हूँ, शालिनी शर्मा हंसी। इशिता मल्होत्रा को आश्चर्य हुआ और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वह पहले तो इस बात से चिंतित थी कि जब उसके माता पिता को पता चलेगा कि उसने और राघव मल्होत्रा ने विवाह कर लिया है तो वे दुखी हो जाएंगे और शायद वे राघव मल्होत्रा को तुरंत स्वीकार न कर पाएं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से इस बात को लेकर अति कर रहे हैं। मेरे माता पिता ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण वे गुप्त रूप से मेरे पति से मिलने भी आए। आज उसके पति ने जो कुछ उससे कहा, उसके बारे में सोचकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता और उसके पति पूरी दोपहर इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ साथ रहेंगे। तो मेरे पिता को भी मेरा पति बहुत पसंद होगा, है ना? तो फिर आज रात के खाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माँ, जब तुम राघव मल्होत्रा से मिलने गई थी तो तुमने क्या कहा था? बाद में राघव मल्होत्रा ने इसका जिक्र नहीं किया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला, इशिता मल्होत्रा ने पूछा। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी को बताया कि उस दिन क्या हुआ था और इशिता मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। माँ, अगर आप इस तरह से लोगों से चैट करने जाती हैं तो लोगों को ये बहुत अजीब लगता होगा, और यह ऐसा है जैसे आप अपने घर का पंजीकरण चेक करती हैं, इस डर से कि लोगों को पता न चले कि आप उसकी शादी देखना चाहती हैं। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी को खींचते हुए कहा, मैं बहुत उत्सुक थी, मैं घबराई हुई और उत्साहित थी, और मैंने भाषा को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं किया था, लेकिन सौभाग्य से मेरे दामाद बहुत विनम्र थे और हमारी अच्छी बातचीत हुई। बुढ़ियान, क्या तुमने भी अपने दामाद को देखा है? कब हुआ? मुझे क्यों नहीं मालूम? शालिनी शर्मा को अभी तक नहीं पता था कि अजय शर्मा आज दोपहर चुपके से उसके दामाद से मिलने चला गया था। अजय शर्मा का चेहरा मुरझा गया और उन्होंने जल्दी से कहा, मैं तो बस कंपनी देखने गया था, बस मुलाकात हो गई और कुछ बातें हो गईं। राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ससुर इतने सक्रिय हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। शालिनी शर्मा को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी को संदेह भरी निगाहों से देखा और अचानक मुस्कुराई। बूढ़े यान, क्या तुम्हें मुझसे सीख नहीं लेनी चाहिए और अपनी पहचान छिपाकर अपने दामाद पर नजर नहीं रखनी चाहिए? उस दिन किसने कहा कि मेरा तरीका बहुत घटिया था? अंत में कुछ लोगों ने मेरा अनुसरण नहीं किया। हाँ, कौन तुम्हारी नकल कर रहा है? मैं तुमसे ज्यादा बातें कर सकता हूँ। दोपहर में जियाओसू से मेरी अच्छी बातचीत हुई। मैंने लोगों को तुम्हारी तरह चौंकाया नहीं। अजय शर्मा ने अपनी गर्दन देखकर शर्मिंदगी से कहा। बोलने के बाद उससे यह भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे जानबूझकर चिढ़ा रही थी और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। वहां मौजूद इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राघव मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनके ससुर और सास का रवैया उनके और इशिता मल्होत्रा के खिलाफ नहीं था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो माहौल मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा सौहार्दपूर्ण लग रहा था। ससुर और सास बहुत अच्छे लोग हैं। दादाजी और दादी, बाबा मामा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं और गोकू समझ नहीं पा रहे हैं। चलो उपहार खोले। दादाजी और दादी, बाबा ने आपके लिए बहुत सारे उपहार खरीदे हैं। नन्या, जो उसके पास बैठी थी, ने महसूस किया कि उसमें भागीदारी की कोई भावना नहीं थी और वह अपने छोटे से नितंब को मोड़कर और मुंह फुलाकर वयस्कों की बातचीत में बाधा डालने से खुद को नहीं रोक सकी। अध्याय 103। अनन्या, $100 नहीं, 11 मिलियन छोटे लड़के की बातों ने सभी बड़ों को खुश कर दिया। शालिनी शर्मा ने प्यार से कहा, ठीक है, चलो समूह की बात सुनते हैं, पहले उपहार खोलते हैं। उसके बगल में बैठी माँ लियू तुरंत सारे उपहार लेकर दरवाजे पर आ गई। बड़े बक्सों और छोटे बक्सों में ढेर सारी चीजें देखकर शालिनी शर्मा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, जियो सूप, बिंगक्सू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? रात के खाने के लिए घर आओ और यहाँ इतनी सारी चीजें लाओ। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, यह मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है। यह उचित शिष्टाचार है, लेकिन हमें लगता है कि हम जल्दी में हैं और तैयारी थोड़ी कम पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप और अंकल बुरा नहीं मानेंगे। ओह, वे सभी एक परिवार हैं। आप और बिंगक्सू अपने बच्चों को वापस ले आओ। यह मेरे और आपके चाचा के लिए सबसे अच्छा उपहार है। इशिता मल्होत्रा ने कहा, माँ, ये राघव मल्होत्रा का इरादा है, आप और पिताजी इसे ले सकते हैं। शालिनी शर्मा ने युवा जोड़े की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप अगली बार आते हैं तो खाने के लिए खाली हाथ वापस आते हैं। आपको कोई उपहार खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। घर में कुछ भी कमी नहीं है, बस वापस आकर जीवंत और जीवंत रहें। हाँ, दादाजी और दादी को उपहार मिल रहे हैं, अब उपहार खोलो। अनन्या को उपहार खोलना सबसे ज्यादा पसंद है और वह दूसरों को उन्हें खोलते हुए देखकर भी खुश होती है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने सबसे पहले सप्लीमेंट्स एक तरफ रख दिए। मम्मी पापा, ये कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। अब मौसम गर्म है, आप कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है।
पिताजी के पास 3 हाइज हैं। राघव मल्होत्रा ने जानबूझकर सही एक चुना है, आप इसे आत्मविश्वास के साथ खा सकते हैं। फिर राघव मल्होत्रा ने भी आपके लिए 2 खास उपहार चुने हैं। माँ, ये आपके लिए है। निशिता मल्होत्रा ने शालिनी शर्मा को एक शॉपिंग बैग दिया। अनन्या और आरव दोनों जानते थे कि वहाँ हार और कंगन रखे हुए हैं, और उन्होंने उत्साह से कंधे हिलाए और अपनी दादी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। दादी, हमने इसे मेरे पिताजी के साथ चुना था, इसे खोलो। सबका ध्यान शालिनी शर्मा के हाथ में रखे उपहार के थैले पर था और अजय शर्मा उत्सुकता से उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे नहीं पता कि मेरा दामाद क्या उपहार खरीदेगा। शालिनी शर्मा को वास्तव में लगा कि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। यान परिवार की खरीदारी स्वाभाविक रूप से अच्छी थी। उनके दामाद ने चाओफान समूह और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले ही कॉलेज से स्नातक किया था। बच्चे का करियर अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए वह निश्चित रूप से अमीर नहीं था। तो उसने सोचा, चाहे उसका दामाद कोई भी उपहार खरीदे, वह खुश होगी और उसे पसंद करेगी। ऐसी मानसिकता के साथ उसने सभी की आंखों के सामने उपहार खोला। जब शालिनी शर्मा ने पन्ना रत्न हार देखा तो वह दंग रह गई। ये बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि शालिनी शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे आभूषण देखे हैं और बहुत सारे आभूषणों की मालिक हैं, ने भी जब ये काम देखा तो उन्हें लगा कि उनकी आंखें चमक उठी हैं। अजय शर्मा का तो कहना ही क्या, उन्होंने तुरंत कहा, इतना बड़ा पन्ना, ये तो खजानों में खजाना है। शालिनी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके वर्षों के खरीदारी के अनुभव के आधार पर यह हार निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, दादी, क्या आपको बाबा द्वारा दिया गया उपहार पसंद आया? ये तो बाबा ने विशेष रूप से चुना है आंटी, मुझे लगता है कि यह हार आप पर बहुत जंचेगा, और आज यह आपके चौंगसम के साथ बहुत जंच रहा है, आप इसे क्यों नहीं ट्राई करती? राघव मल्होत्रा ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला किस उम्र में एक सुंदर पसंदीदा देखती है, बेशक वह तुरंत इसे आजमाना चाहती है। शालिनी शर्मा बस इसे पहनकर देखना चाहती थीं, लेकिन आखिरकार यह उनके दामाद की ओर से एक उपहार था, इसलिए वह थोड़ी शर्मिंदा थीं। अब दामाद ने कहा तो उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है अजय शर्मा, इसे लगाने में मेरी मदद करो। अजय शर्मा ने उसे इसे पहनने में मदद की। तांग शिव ने अपना हाथ उसकी गर्दन के नीचे रखा और सभी से पूछा, ये कैसा है? क्या यह अच्छा लग रहा है? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। इशिता मल्होत्रा ने अंगूठा दिखाया। बहुत सुंदर। मां शालिनी शर्मा ने फिर अजय शर्मा की तरफ देखा। बूढ़े यान, आप क्या सोचते हैं? अजय शर्मा ने उस पर नजर डाली और संतोष से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, यह आपके चौंगसम से बहुत मेल खाता है। तांग शिव ने लियू की मां से एक दर्पण लाने को कहा, स्वयं उसका चित्र लिया और बड़ी संतुष्टि के साथ कहा, यह बहुत सुंदर है। जियोसु, आपकी आंखें वाकई बहुत अच्छी हैं, मुझे ये बहुत पसंद हैं, धन्यवाद। जियासु, अगली बार जब आप आएं तो कुछ भी न लाएं, सिर्फ रात के खाने के लिए आएं। भविष्य में ये भी आपका घर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस चेन का डिजाइन बहुत ही नाजुक है और इस पर जड़े हुए रत्न भी अनमोल हैं। क्या ये हार बहुत महंगा नहीं है? शालिनी शर्मा ने पूछा। अनन्या ने तुरंत कहा, मुझे पता है दादी, इस हार की कीमत 100 युआन है, $1000। ये आरव ने अपनी बहन को अपने पास खींचा और उसे सही किया। अनन्या, यह 100 युआन नहीं है, यह 1100 युआन है। क्या 1100 रुपये में ऐसा हार खरीदा जा सकता है? शालिनी शर्मा और अजय शर्मा दोनों ने इसे देखा है। बीच में जो पन्ना है वह निश्चित रूप से नकली नहीं है। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अनन्या, आरव, ये 1100 युआन नहीं बल्कि 11 मिलियन है, 11 लाख। कीमत उचित है, लेकिन ये बहुत महंगा है। शालिनी शर्मा ने तुरंत हार उतारना चाहा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, जियोसु, बिंगक्सु, तुम दोनों बच्चों ने इतना महंगा उपहार क्यों खरीदा? माँ, इसे मत उठाओ। राघव मल्होत्रा ने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है। उसने जो पैसे दिए, उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए एक उपहार है और यह इसके लायक है। शालिनी शर्मा बहुत खुश हैं। उनकी बेटी के जीवन की घटनाएं सुलझ गई हैं। उनका दामाद बहुत अच्छा है और यह बच्चा अभी भी बहुत देखभाल कर रहा है, इसलिए वह एक सास के रूप में अपने लिए ऐसा संतोषजनक उपहार खरीद कर असंतुष्ट हो सकती हैं। जियोसु, तुम बहुत महंगी हो। तुम युवा लोग अब बहुत पैसा खर्च करते हो, हमें उपहार लाते हो, ये सप्लीमेंट्स काफ़ी हैं। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये घर में बने उपहार हैं, लेकिन जब आप पहली बार अपने चाचा से मिलते हैं तो आपको एक उपहार लाना होगा। आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ और मेरी आय कम नहीं है। शालिनी शर्मा का कोला टूट चुका था और वह जितना अधिक राघव मल्होत्रा को देखती उतना ही बेहतर महसूस करती। दामाद जी, इतनी कम उम्र में आप इतने शक्तिशाली हैं। भविष्य में मेरा परिवार बिंगक्सु और अनन्या आरव आपका अनुसरण करेंगे।
उसके पिता और मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। लेकिन आंटी ने फिर भी यही कहा, मैं यहाँ आकर घर चली जाऊंगी। तुम्हें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पैसा रखो और खुद ही खर्च करो। तुम्हारे अंकल और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने यह उपहार स्वीकार कर लिया है। आंटी आपको बाद में एक बड़ा लाल लिफाफा देंगी, समय आने पर आपको इसे स्वीकार करना होगा। ये भी आंटी की ओर से एक शुभकामना उपहार है। राघव मल्होत्रा थोड़ा असहाय था, इसलिए वह केवल अपना सिर हिलाकर कह सका, ठीक है आंटी, मैं मान जाऊंगा। मेरी सास ने जो लाल लिफाफा दिया है ये सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मुझे ये पसंद है, बेशक मुझे इसे स्वीकार करना होगा। अजय शर्मा ने उपहारों को आशा भरी नज़रों से देखा। दामाद ने अपनी पत्नी के लिए जो उपहार खरीदा है वह उसके दिल के हिसाब से है और इसकी कीमत भी सस्ती नहीं है। यह एक सावधानी से चुना हुआ उपहार लगता है। यह न जानते हुए कि उन्होंने और उनकी बेटी ने उनके लिए किस प्रकार का उपहार तैयार किया है, अजय शर्मा स्वयं को इसका बेसब्री से इंतजार करने से नहीं रोक सके। अब उनके पास हर चीज़ की कमी है, लेकिन दामाद से मिला ये सरप्राइज गिफ्ट उनके लिए अब भी बहुत आकर्षक है। अध्याय 104 ससुर खाकर उदास है। ये देखकर कि वे लगातार बातें कर रहे हैं, अजय शर्मा खुद को रोक नहीं सके और 2 बार खांसने लगे। खांसी खांसी, ठीक है, बस बच्चे ने जो उपहार दिया है उसे स्वीकार कर लो। क्या तुम इतनी सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहते हो? उन्होंने बार बार कई बातों पर जोर दिया और अपनी नज़रें उन बैगों पर गड़ाए रखीं जिनका जिक्र राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने नहीं किया था। राघव मल्होत्रा ने एक ही नज़र में बूढ़े व्यक्ति के मन की बात जान ली और तुरंत उपहार उठाकर अजय शर्मा के सामने रख दिया। अंकल, मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने बस खुद ही देखा और कुछ उठा लिया। अजय शर्मा ने शांत रहने का नाटक किया और सिर हिलाया तथा उसके हाथ उपहार खोलने के लिए उत्सुक थे। शालिनी शर्मा भी अपनी जगह पर आ गईं और अजय शर्मा के उपहार को उत्सुकता से देखने लगीं। अजय शर्मा के पास 2 उपहार थे और उनकी पैकेजिंग बहुत बड़ी थी। जब उन्होंने इसे देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनके 2 उपहार उनकी पत्नी के 2 उपहारों से बड़े हैं। उनकी पत्नी द्वारा दिया गया हार सबसे खास था और उसमें जैड के कई कंगन थे। वे सभी इतने बड़े थे कि उनके अंदर जरूर कोई आश्चर्य होगा। उसने सबसे पहले सबसे बड़ा बक्सा खोला और उसे खोलने से पहले ही वह बहुत खुश हो गया। जब मैंने इसे खोला तो देखा कि यह अरावली पर्वतमाला का मातृ वृक्ष दाहोन पाव है। ये चाय की दुनिया में सबसे अच्छी चाय है और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। यह इस साल की नई चाय है। जब शालिनी शर्मा ने इसे देखा तो वह तुरंत सुखद आश्चर्यचकित हो गई। ये चाय की पत्तियां हैं अजय शर्मा, क्या आप आमतौर पर चाय पीना पसंद नहीं करते हैं? जियोसु आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से समझती है। अजय शर्मा ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया। उनके दिल में थोड़ी उदासी महसूस हुई। ये चाय सचमुच अच्छी है, लेकिन मेरी पत्नी द्वारा दिए गए उपहार की तुलना में क्या ये थोड़ी बहुत साधारण नहीं है? शालिनी शर्मा अपने पति को सबसे अच्छी तरह जानती थीं, ये जानते हुए कि वह थोड़ा दुखी थे, और जल्दी से कहा, ओल्ड ज्ञान, अभी भी एक उपहार है, इसे खोलो और देखो। अजय शर्मा ने पुनः अपनी ऊर्जा वापस पा ली और अपनी सारी उम्मीदें इस दूसरे उपहार पर लगा दीं। क्योंकि यही बात मेरी पत्नी को मिले 2 उपहारों के लिए भी सच है। एक थोड़ा साधारण कंगन है और दूसरा एक संग्रहणीय है, तो मेरा दूसरा उपहार बहुत ही असामान्य होना चाहिए। वह राघव मल्होत्रा के ससुर हैं, उनका अपना उपहार निश्चित रूप से उनकी पत्नी से बेहतर है। इसकी कीमत कितनी अधिक है इसका उल्लेख तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रयास के लायक है। बूढ़ा आदमी उत्साह से दूसरा उपहार खोलने लगा। इसे खोलते ही अजय शर्मा एक पल के लिए दंग रह गए। यह एक चाय का सेट है जियाओसु, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, है न? एक चाय का सेट खरीदो और फिर चाय के सेट का एक सेट खरीदो। बस जब तुम्हारे चाचा फ्री हों तो तुम दोस्तों को घर पर बुलाकर चाय का स्वाद चख सकते हो। जियोसु, क्या बैंगनी मिट्टी के बर्तन और चाय के प्यालों का ये सेट सस्ता नहीं है? हालांकि मैं इसे नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है कि यह एक नज़र में एक बढ़िया उत्पाद होना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में आया था, इसलिए मैंने उस समय मॉल से इसे खरीदा था और मैंने स्टोर में सबसे अच्छा चुना था, लेकिन इस तरह का चाय का सेट अंकल के पास इससे बेहतर होना चाहिए था। ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने बगल से कहा, पापा, ये चाय का सेट पूरे शॉपिंग मॉल में सबसे बढ़िया है। ये किसी मास्टर का काम है। एक सेट की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। जय शर्मा ने अपने मुंह के कोनों को अकड़कर हिलाया। बेशक उन्हें पता था कि इस चाय के सेट की कीमत कम नहीं थी। 2 मिलियन सेट के बीच का अंतर छत के करीब का काम माना जाना चाहिए। अभी की चाय के अलावा अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन है। हालांकि यह उपहार थोड़ा औपचारिक है ना? मेरी पत्नी के लिए उपहार सावधानी से चुने गए हैं। मुझे पता है कि उसे सजना संवरना पसंद है और मैंने सबसे बढ़िया डिज़ाइन वाला हार खरीदा है, लेकिन मैं उसे कैसे दे सकता हूँ सिर्फ चाय और चाय का सेट?
वह चाय का बहुत शौकीन नहीं है। क्या किसी ने उसकी पसंद पर ध्यान नहीं दिया? अजय शर्मा को मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने ध्यान से सोचा, ऐसा लगता है कि उसे कोई खास शौक नहीं है। उसने सब कुछ देखा है, चाय पीना, मछली पकड़ना और प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना, लेकिन उसे ये सब खास पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आप उपहार के रूप में चाय और चाय का सेट नहीं खरीद सकते, है ना? बेशक वह नहीं चाहते थे कि राघव मल्होत्रा बहुत सारा पैसा खर्च करें, लेकिन एक दामाद के रूप में वह अपने ससुर और सास के लिए एक कटोरा पानी चाहते थे। यदि मैंने उसके लिए ये सेट खरीदा है, तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए एक साधारण सेट नहीं खरीद सकता? या फिर उसके उपहारों पर थोड़ा और विचार करें। फक फक करना। अजय शर्मा ने उपहार को बॉक्स में रख दिया, उसे चखा नहीं जैसे कि वह बहुत कीमती हो, और मुंह के कोनों से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद जियाउसु। क्या बात है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? मेहमान बहुत देर से यहाँ आए हुए हैं। अजय शर्मा अपने दामाद और बेटी पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पीछे से उन पर गुस्सा किया। मालियू ने कहा, मास्टर, रसोई ने कहा है कि इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा ने अचानक कहा कि वे आना चाहते हैं। शालिनी शर्मा ने बढ़िया डिनर बनाने का आदेश दिया और कहा कि समय जल्दी नहीं है, इसलिए वे जरूर बैठेंगे और थोड़ी देर बातें करेंगे। सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ, लेकिन कौन जानता था कि उपहार के कारण अजय शर्मा अचानक उदास हो जाएंगे। इसमें बहुत समय लगेगा, फिर मैं पहले ऊपर जाऊंगी और बाद में खाने पर फोन करूंगी। वह उठकर ऊपर चला गया, उसकी पीठ ठंडी लग रही थी, वह स्पष्टतः दुखी था। इशिता मल्होत्रा ने अपने होंठ भींचे और अनायास ही राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि वह सचमुच राघव मल्होत्रा को सांत्वना दे रही थी या फिर वह राघव मल्होत्रा का सांत्वना चाहती थी। राघव मल्होत्रा ठीक थे, उनका चेहरा हमेशा की तरह था। उन्होंने इशिता मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया और उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी हथेली को खुजलाया। इशिता मल्होत्रा ने शालिनी शर्मा से पूछा, मम्मी, पापा को क्या हुआ? यह इतना अच्छा क्यों है? क्या उन्हें चाय पीना पसंद नहीं है? क्या उन्हें हमारा चुना हुआ तोहफा पसंद नहीं आया? शालिनी शर्मा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपने जो उपहार खरीदे हैं वे बहुत अच्छे हैं, आपके पिताजी को पसंद आएंगे जियाउसु। बुरा मत मानना, हाँ, तुम्हारे चाचा का व्यक्तित्व ऐसा ही है। उन्हें खुद से ही परेशानी मोल लेना पसंद है। कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, और इंतजार करो कि वह खुद ही इसे पचा लेना। आंटी, मैं ठीक हूँ, बस डर है कि कहीं कुछ गलत न कर दूं और अंकल नाराज हो जाएं। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आंटी जोशी को ये पसंद है, तुम्हारे चाचा को भी ये पसंद है, लेकिन उन्हें उस लौकी के बारे में बात करना पसंद नहीं है। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं रसोई देख लूंगा और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। शालिनी शर्मा के भी चले जाने के बाद इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की ओर देखा और धीरे से बोली, पतिदेव, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हो गया है? राघव मल्होत्रा ने पूछा। मेरे पिता अभी। इशिता मल्होत्रा के लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल था। एक बेटी के तौर पर वह ये नहीं कह सकती थी कि उसके पिता गलत थे, लेकिन वह जानती थी कि उसके पति को इस बात पर दुख होना चाहिए कि उसके पिता अभी ऐसे थे। राघव मल्होत्रा ने उसका हाथ दबाया और धीरे से मुस्कुराया, बीवी, मैं ठीक हूँ, बताया था ना। मैं अपने ससुर और सास को जरूर लाऊंगा, तुम भूल गई, मेरे पास अभी भी एक तोहफा है जो नहीं आया। उपहार के बारे में सोचते हुए इशिता मल्होत्रा के चेहरे पर अंततः नरमी आ गई। पति जी, यह उपहार निश्चित रूप से पिताजी को बहुत खुश कर देगा, लेकिन उसे अभी कुछ समय तक परेशानी खड़ी करनी चाहिए, इशिता मल्होत्रा ने मुंह बनाते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने ऊपर स्टडी रूम पर नजर डाली, उठे और बोले, बीवी, मुझे अपने ससुर से बात करने दो। अध्याय 105 ससुर का आश्चर्य। अजय शर्मा ने उदास मन से अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे, दुखी भाव से आगे पीछे घूम रहे थे। फक फक करना, यह क्या है? क्या सचमुच मेरे ससुर की इस तरह उपेक्षा की जा रही है? अपनी सास के लिए तोहफे इतनी सावधानी से खरीदते हैं और अपने ससुर के लिए भी कुछ खरीदते हैं। सास 10 मिलियन युआन से अधिक खर्च करती है, जबकि मेरे ससुर के पास 2 या 3 मिलियन प्रतिभाएं हैं। मैं अपने बूढ़े पति को गंभीरता से नहीं लेती। आज दोपहर उस बच्चे की प्रशंसा करना मेरी गलती है। सब कुछ वापस ले लो। समझदारी नहीं है और अज्ञानता है। बूढ़ा आदमी अकेले बैठा उदास था, तभी अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जोर से चिल्लाया, कौन है? अंकल, मैं राघव मल्होत्रा हूँ। राघव मल्होत्रा? क्या वह उसका पीछा करने की हिम्मत रखता है? ठीक है, फिर वह देखेगा कि उसे क्या समझाना है। उसे इतनी आसानी से मनाया नहीं जा सकता। अजय शर्मा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर ठंडे चेहरे के साथ अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि वे राघव मल्होत्रा की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं थे।
राघव मल्होत्रा ने अपने हाथ में चाय के 2 कप पकड़े हुए थे जो उन्होंने अभी अभी अरावली पर्वतमाला के दाहुन पाव से बनाए थे और उनकी सुगंध बहुत ही सुगंधित थी। अंकल, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, आप इसका स्वाद ले सकते हैं। उनका व्यवहार अच्छा है और वे अपनी बातों का सम्मान करते हैं। जैसा कि कहावत है, अगर आप मुस्कुराते हुए किसी पर हमला नहीं करते हैं तो अजय शर्मा पर हमला करना आसान नहीं है। राघव मल्होत्रा के हाथ में चाय को देखते हुए उसने फिर भी ठंडे चेहरे से उसे लिया और एक घूंट लिया। खैर, यह वास्तव में अच्छा स्वाद है, लेकिन फिर भी पत्नी के उपहार के साथ तुलना नहीं की जा सकती। बूढ़ा आदमी और राघव मल्होत्रा सोफे के किनारे पर बैठे थे। उसे चाय पीते देख राघव मल्होत्रा को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने कहा, अंकल, जब मैं आज दोपहर कंपनी में था तो मुझे वास्तव में नहीं पता था कि आप बिंगक्सू के पिता हैं, इसलिए हो सकता है कि उस समय कुछ चीजें ऐसी रही हों जो बहुत अच्छी नहीं थीं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अजय शर्मा ने मन ही मन कहा, आपने दोपहर में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शाम को आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उसे ऐसे देखकर राघव मल्होत्रा ने पहल करते हुए अजय शर्मा द्वारा दोपहर में पूछे गए आखिरी सवाल को उठाया। उस समय उसे इशिता मल्होत्रा का मैसेज आया था कि वह चली जाए और उसके पास जवाब देने का समय नहीं था। अंकल, मुझे याद है कि जब मैं दोपहर को निकला था तो आपने मुझसे मेचा जोड़ों की गतिशीलता के बारे में एक सवाल पूछा था। आप पूछना चाहते थे कि मैंने जिस न्यूरॉन नियंत्रण का उल्लेख किया है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, है न? जब राघव मल्होत्रा ने मेकचा के बारे में बात की तो अजय शर्मा तुरंत सीधे बैठ गए। अभी जो गुस्सा था वह धीरे धीरे खत्म हो गया और वे गंभीर होकर दोपहर वाली स्थिति में आ गए। हाँ, आपने जिस न्यूरॉन नियंत्रण का उल्लेख किया है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि मानव मस्तिष्क मेचा की क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है तो यह मशीन की तुलना में अनगिनत गुना अधिक निपुण होगा। लेकिन मेचा स्वयं बहुत भारी है। भले ही आप अधिक जोड़ विभाजन जोड़ दें, लेकिन हर हिस्से को मानव शरीर की तरह स्वतंत्र रूप से हिलाना असंभव है ना? ये बातें बोलते हुए राघव मल्होत्रा मुस्कुराए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लगभग झलक रहा था। अंकल सही कह रहे हैं, मशीन का बिल्कुल इंसान जैसा होना निश्चित रूप से असंभव है, लेकिन न्यूरॉन नियंत्रण सबसे संवेदनशील प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। संयुक्त प्रणाली और कंकाल प्रणाली के सटीक विभाजन के साथ मिलकर इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। एक उदाहरण। दोनों दोपहर के विषय पर बातें करते रहे और थोड़ी देर बाद अजय शर्मा पूरी तरह से भूल गया कि राघव मल्होत्रा ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक उपहार खरीदा था। अपने सामने दामाद को देखकर अजय शर्मा की आंखें चमक उठीं, मानो उन्हें कोई नायाब खजाना मिल गया हो और वे राघव मल्होत्रा को अपने हाथ में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। राघव मल्होत्रा के दिमाग में मेचा के बारे में जो ज्ञान है वह वाकई इस दौर से परे है। उन्होंने जो भी सिद्धांत बताया अजय शर्मा ने उसे सुनकर अविश्वसनीय लगा, लेकिन जब उन्होंने उसे समझाया तो उन्हें लगा कि यह सब सच है, हासिल किया जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा है। नीचे जब शालिनी शर्मा रसोई से वापस आई तो उन्होंने देखा कि इशिता मल्होत्रा अकेली सोफे पर बैठी हुई हैं और वह थोड़ी चिंतित और परेशान दिख रही थी। उनकी नज़रें ऊपर स्टडी पर टिकी हुई थीं। बिंगजू, जियोसू कहाँ है? क्या तुम अभी भी अपने पापा के बारे में चिंतित हो? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम अपने पापा के गुस्से को नहीं जानते। वे बाद में ठीक हो जाएंगे, वे बस जिद्दी हैं, इसलिए वे कुछ समय तक खुद ही इसे पचा लेंगे और बाद में खाना ठीक रहेगा। माँ, मुझे पापा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है। राघव मल्होत्रा अपने पापा को ढूंढने ऊपर गया। इशिता मल्होत्रा ने हल्की भौहें सिकोड़ी। मेरा दामाद ऊपर चला गया। शालिनी शर्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे तो अजय शर्मा को वे सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दामाद ने अजय शर्मा को पहली बार देखा है। अजय शर्मा का ठंडा चेहरा देखकर दूसरों को थोड़ा डर लगना चाहिए। आखिर वह कई सालों से मार्केट में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा दामाद इस समय उनके पीछे ऊपर आएगा। शालिनी शर्मा मुस्कुराए और बोली, बिंगक्सू, तुम जिस पति की तलाश कर रही हो वह वास्तव में साहसी है। माँ, मैं थोड़ी चिंतित हूँ, इशिता मल्होत्रा ने कहा। ये ठीक है, आपको अपने दामाद पर भरोसा करना होगा और मेरी माँ आपको सच बताएगी। आपके पिता और मुझे दामाद के बारे में पता चलने के बाद हमने भी थोड़ा बहुत सीखा। हम दामाद से बहुत संतुष्ट हैं और आप देखिए, जियोसू लंबे समय तक ऊपर चला गया, नहीं क्या उन्हें बाहर नहीं निकाला गया? शायद वे अंदर गपशप करते हुए अच्छा समय बिता रहे हों। आप अपने पिता को जानते हैं, अगर उन्हें वह व्यक्ति पसंद नहीं होता तो वे उससे बात करने में बहुत आलसी होते, लेकिन वे आज दोपहर अपने दामाद के साथ इतने लंबे समय तक रहे, इसका मतलब है कि उन्हें अपना दामाद पसंद है। इसके अलावा हमारा दामाद इतना होशियार और शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से आपके पिताजी को संभालने में सक्षम होगा, चिंता मत करो। शालिनी शर्मा को राघव मल्होत्रा पर पूरा भरोसा है।
जब मैं कंपनी में थी तब मुझे ये युवक बहुत पसंद आया था। बाद में मैंने पार्टी में वीडियो देखा और मैं और भी संतुष्ट हो गई। नतीजतन जब मैंने इसे आज देखा तो यह एक त्वरित दामाद था। इशिता मल्होत्रा को अपनी माँ की बातें सुनने के बाद थोड़ा आराम महसूस हुआ। ये सही है, मेरी माँ सही है। ऐसे शक्तिशाली पति के साथ वह निश्चित रूप से अपने पिता की देखभाल करने में सक्षम होगी। उसे अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। इसके अलावा मेरे पति ने मेरे पिता के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार किया है। अगर मेरे पिता उस गिफ्ट को देखेंगे तो वे जरूर खुश होंगे। अध्ययन कक्ष में राघव मल्होत्रा और अजय शर्मा के बीच अच्छी बातचीत हुई। तभी राघव मल्होत्रा का मोबाइल फोन बजा और उन्होंने माहौल को बाधित करने के लिए नीचे टेक्स्ट संदेश की ओर देखा और अजय शर्मा को याद आया कि वह अभी भी गुस्से में हैं। लेकिन इतनी खुशी से बातचीत करना, सीधे चेहरे के साथ ऐसा करना असंभव है, और चेहरा कुछ बार हिल गया और अंत में यह एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया। राघव मल्होत्रा ने मैसेज पर नजर डाली, ऊपर देखा और अजय शर्मा से कहा, अंकल, दरअसल मैं अभी नीचे ही था। मैंने आपके लिए जो चाय और चाय के सेट खरीदे थे वे मेरे दिल के छोटे से हिस्से थे। मैंने आपके लिए एक और बढ़िया तोहफा भी तैयार किया है, ये जल्द ही आपके पास होगा। और उपहार। अजय शर्मा बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीदते हो? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ। उसे सुंदरता पसंद है और उसके पास कोई भी चीज ज्यादा नहीं है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आवाज पड़ते ही अचानक नीचे से दरवाजे की घंटी बजी। राघव मल्होत्रा बोले, अंकल, गिफ्ट तो होना ही चाहिए। अजय शर्मा ने जब ये सुना तो वह तुरंत उठकर बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि राघव मल्होत्रा अभी भी वहीं बैठे हैं तो उन्होंने सिर घुमाया और कहा, चलो नीचे चलो। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह तुरंत चले गए। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और असहाय भाव से उनके पीछे चले गए। मैंने मन ही मन सोचा, वास्तव में मेरे ससुर को संभालना बहुत आसान है। अध्याय 106 मेरे ससुर के विशेष बच्चे। राघव मल्होत्रा का उपहार। जब शालिनी शर्मा ने फिर से दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी तो वह सोच में पड़ गई। अजीब बात है, क्या कोई और भी आ रहा है? वह दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि अचानक एक व्यक्ति प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह अजय शर्मा था। तांगशिव ने आश्चर्य से पीछे देखा और पाया कि राघव मल्होत्रा भी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ नीचे आया था। उसने उसे देखा और उसे नमस्ते कहा। यह ऐसा लगता है कि दामाद और बूढ़े आदमी ने अच्छी बातचीत की थी, लेकिन बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने की इतनी जल्दी में क्यों है? जब अजय शर्मा वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था और उनके चेहरे पर एक अटूट मुस्कान थी। यह क्या है? क्या तुमने कुछ खरीदा? शालिनी शर्मा ने पूछा। अजय शर्मा ने उसकी ओर देखा और गर्व से कहा, यह जियाओसु की ओर से एक उपहार है। उपहारों के बारे में क्या? शालिनी शर्मा आश्चर्यचकित थीं। अजय शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अधीरता से डिब्बा खोला। इस बार जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसका मुंह देर तक खुला रहा, लेकिन वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। ये है। राघव मल्होत्रा अब आ गए हैं। इशिता मल्होत्रा के पास खड़े होकर बोले, अंकल, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको अपने दिल की बात कहने के लिए क्या तोहफा दूं। मैंने बिंगक्सू को कहते सुना कि आपको भी मेचा पसंद है, इसलिए मैं वही लूंगा जो मैंने हाल ही में बनाया है। उस मेचा का एक छोटा सा मॉडल आपके लिए यहाँ है। ये चीज़ कीमती नहीं है, यह मेरा एक छोटा सा काम है और यह उस मेचा के डिज़ाइन ड्राइंग के अनुसार भी बनाया गया है जो मैं आगे करूँगा। लेकिन क्योंकि यह परीक्षण चरण में है, इसलिए मैंने बिना किसी इंटीरियर को जोड़े 20 सेमी का मॉडल बनाया। प्रणाली। शालिनी शर्मा और अनन्या आरव दोनों उत्सुकता से आए। जब दोनों छोटी मूलियों ने सुना कि वे मेचा हैं तो उन्होंने अपने दादाजी की पैंट खींची और उत्साह से चिल्लाए, दादाजी, हमें दिखाओ। अजय शर्मा ने तुरंत अपना हाथ उठाया, उपहार बॉक्स को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये संभव नहीं है अनन्या आरव, यह कोई खिलौना नहीं है, ये तुम्हारे पापा द्वारा बनाया गया असली मेचा है। तुम इसे यूं ही नहीं छू सकते। अगर यह टूट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कहते हुए उसने बक्से को फिर से देखने के लिए नीचे उतारा, उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बगल से शालिनी शर्मा बोली, इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? मेरे दामाद ने जो मॉडल बनाया है वह मिट्टी का नहीं है, वह इतनी आसानी से कैसे खराब हो सकता है? आप इसे बच्चों को दिखा सकते हैं। अजय शर्मा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, ये वाकई अच्छा नहीं है। ये बच्चों का खिलौना नहीं है, यह एक ऐसा मॉडल है जिसे वाकई लड़ाकू कवच में बदला जा सकता है। उसके रूप को देखकर शालिनी शर्मा समझ गई कि यह उपहार उसके दिल के लिए भेजा गया है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उनके दिलों को पूरी तरह से सुकून मिला। अंकल, आप देख सकते हैं,
इस मॉडल का जोड़ वाला हिस्सा पूरी तरह से उस मेचा के हिसाब से छोटा किया गया है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। हालांकि कोई आंतरिक प्रणाली नहीं है, लेकिन बाहरी और असली मेचा के बीच कोई अंतर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब अजय शर्मा ने यह सुना तो उन्होंने उत्साह से निगल लिया और सावधानी से मेचा मॉडल निकाला। 20 सेंटीमीटर से अधिक का यह मेचा बच्चों के खिलौने के आकार का दिखता है, लेकिन इसे देखकर आप बता सकते हैं कि यह कोई खिलौना नहीं है, बल्कि मेचा का एक बहुत ही सटीक मॉडल है। अनन्या और आरव ने आखिरकार उपहार देखा और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहा, वाह, यह एक ट्रांसफॉर्म है। क्या बाबा ने दादाजी को ट्रांसफॉर्म भेजा है? आरव को कुछ समझ में आया और वह चमकती आंखों से बोला, बाबा, क्या यह मेचा का छोटा संस्करण है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे के सिर को छुआ और कहा, ठीक है, ये वही बड़ा मेचा है जिसे पिताजी अब बना रहे हैं, लेकिन यह एक लघु संस्करण है और इसे वास्तविक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अजय शर्मा ने पहले ही सभी प्रकार की सावधानीपूर्वक टिप्पणियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने मेचा की भुजाओं और पैरों को हिलाने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया। दोपहर में राघव मल्होत्रा ने उन्हें जो जोड़ बताए थे वे इस मेचा में दिखाई दिए। उसे ऐसा लग रहा था कि सारे सिद्धांत वास्तविकता में बदलकर उसके सामने प्रदर्शित हो गए हैं और वह बहुत उत्साहित था। ये देख शालिनी शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और जानबूझकर बोली, बूढ़ी यान, आपके दामाद ने आपको ये कैसा तोहफा दिया है? ये तो छोटा सा खिलौना क्यों लग रहा है? अजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें क्या पता? यह एक मेचा का मॉडल है, यह कोई खिलौना नहीं है। ये चीज़ तुम्हारे हार से भी ज्यादा कीमती है। यह एक अनमोल खजाना है। शालिनी शर्मा बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई, बल्कि जानबूझकर खींचते हुए बोली, क्या यह एक अनमोल खजाना है? तो क्या मैं नुकसान में हूँ? मेरे दामाद ने मुझे 10 लाख युआन से ज्यादा का हार दिया और अंत में उसने तुम्हें एक अनमोल खजाना दे दिया। एक सास के तौर पर यह मेरे लिए बहुत बुरा है। जब उन्होंने खुद ये कहा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और इशिता मल्होत्रा भी अपना सिर नीचे करके हंसने लगीं। अजय शर्मा को पता था कि उसकी पत्नी यह समझ रही है कि वह सिर्फ ईर्ष्यालु है और नाराज है। वह गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन जब उसने अपने हाथ में मेचा देखा तो वह फिर से मुस्कुराया। हम उसे कोई परवाह नहीं, दामाद ने उसे इतना बढ़िया उपहार दिया, ये किसी भी चीज से बेहतर है। जियोसू, ये वास्तव में एक बच्चा है। मुझे आपका उपहार बहुत पसंद आया। हाँ, यहाँ आकर मुझे बताओ, मुझे अभी भी बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने दोपहर में जो कुछ भी आपने कहा उसे सुना, मुझे लगता है कि मैं उसे समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम बहुत अच्छे हैं। सटीकता मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है। अजय शर्मा सीधे आए और राघव मल्होत्रा की बांह पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठाया। मेचा मॉडल को कॉफी टेबल पर रखा गया और एक बच्चे की तरह उनकी दोनों बाहों में सावधानी से रखा गया। अनन्या और आरव भी वहां आए और मेचा को छूना चाहते थे, लेकिन अजय शर्मा ने उन्हें मना कर दिया। अनन्या, आरव, तुम लोग थोड़ी देर में ये खेल खेल सकते हो। दादाजी और तुम्हारे पापा थोड़ी देर बातें करेंगे। शालिनी शर्मा असहाय भाव से मुस्कुराईं और अपनी बेटी को खींचकर अपने पास बैठा लिया। अजय शर्मा ने मेचा लेकर राघव मल्होत्रा से सवाल पूछे और राघव मल्होत्रा ने धैर्यपूर्वक उनके जवाब दिए। इशिता मल्होत्रा ने बड़े चाव से उनकी बातें सुनी। जब से उन्होंने मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट की स्थापना की है, तब से वे इस पहलू पर ध्यान दे रही हैं। वे सिद्धांत के शब्दों से ही हैरान रह गईं। अब जब उन्होंने यह मॉडल देखा तो उन्हें और भी यकीन हो गया कि राघव मल्होत्रा वाकई लड़ाकू कवच बना सकते हैं। शालिनी शर्मा को मेचा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन भौतिक वस्तुओं को देखने और राघव मल्होत्रा की व्याख्या सुनने के बाद वह थोड़ा बहुत समझ पाए। कई चीजें उचित संज्ञाएं हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यह एक विज्ञान-फाई ब्लॉकबस्टर देखने जैसा है और यह बहुत दिलचस्प भी है। अनन्या और आरव कॉफी टेबल पर अपने छोटे छोटे सिर टिकाए स्टॉल पर बैठे थे और पिता और दादा, खासकर आरव के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। जितना अधिक वह सुन रहा था, उतना ही अधिक वह अपने पिता की ओर प्रशंसा से देख रहा था। लिविंग रूम का माहौल इतना अच्छा था कि सभी लोग भूल गए थे कि आज वे पहली बार मिले हैं। लियुमा ने रसोई से समाचार प्राप्त किया, फिर से लिविंग रूम में लोगों को देखा, आगे बढ़ने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाया और कहा, मास्टर, मैडम, मिस्टर मल्होत्रा, रात का खाना तैयार है। अध्याय 107। सास ने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, इतनी जल्दी क्या है? बातचीत बीच में ही रुक जाने पर अजय शर्मा ने नाखुशी से कहा। शालिनी शर्मा ने उसे घूर कर देखा, पता नहीं अभी खाने की जल्दी किसको थी। मामा लियू को शर्मिंदा मत करो, शियाओसू पहली बार यहाँ आए हैं। क्या तुम चाहते हो कि कोई भूखे पेट तुम्हारे साथ बैठकर बातें करे? पहले खाएं।
पत्नी के कुछ कहने के बाद अजय शर्मा ने मुंह बनाया और अनिच्छा से अपने हाथ में पकड़ी हुई मिर्चा को वापस बक्से में रख दिया, सतर्कता भरी नजरों से, जैसे वह किसी दुर्लभ खजाने को संभाल रहा हो। उसने खजाने को वहां शेल्फ पर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए राघव मल्होत्रा से कहा, जियो सू, चलो पहले डिनर पर चलते हैं और हम डिनर के बाद बात करेंगे। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हालांकि इशिता मल्होत्रा ने घर जाते समय सिर्फ एक संदेश भेजा था कि वह राघव मल्होत्रा को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन यान परिवार ने आज रात बिना किसी लापरवाही के ये भोजन तैयार किया। हेरिंग चिन वाटर, सोंगजियांग कैल्शियम मछली, चिकन बोन सॉस, मीठी खुशबू वाला ऑस्मैनथस मीट, बाबाओ चिकन, फेंगजिंग ट्रॉटर्स, सॉटेड ग्रास हेड, 5 स्वाद वाले चिकन पैर, डबल पैक डक स्लाइस, 4 ताज़ी गोभी के पकौड़े, कैंडिड खजूर ब्रेस्ड यम, मशरूम सूप, फ्राइड हैरी क्रैब, अचार वाला ताज़ा। अनगिनत वीएक्स सार्वजनिक खाते पर ध्यान दें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, लोकप्रिय कृतियों को देखें और 888 नकद लाल लिफाफे खींचें। अनन्या बहुत खुश था और जैसे ही वह टेबल पर पहुंचा और अपना छोटा सा बेली बैंड पहना, उसने हाथ थपथपाते हुए कहा, वाह, आज दादी के घर बहुत स्वादिष्ट खाना बना है दादी। क्या अनन्या यहाँ है, इसलिए दादी ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है? धन्यवाद दादी। अनन्या अच्छा खाएगी। शालिनी शर्मा को उसकी बात पर खुशी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ये हमारे नन्हे लाडले और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए हैं, इसलिए तुम्हें आज ज्यादा खाना पड़ेगा, नहीं तो दादी दुखी हो जाएंगी। ही दादी, मैं वास्तव में आपको चिढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि आज पहली बार बाबा मेरे दादा दादी के घर रात के खाने के लिए आए हैं। सभी स्वादिष्ट भोजन मेरे दादा दादी ने बाबा के लिए तैयार किए थे। अनन्या परिवार में एक खलनायक और एक पिस्ता है। वह हमेशा कमाल की बातें करता है, जिससे सभी जोर से हंसते हैं। जियाओ सू, तुम जो चाहो खा सकती हो, ये घर है, सावधान मत रहो। क्या तुम्हें ये डिश पसंद है? आज तुम पहली बार यहाँ आए हो और हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए घर के शेफ से ये डिश बनवाओ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आती तो अगली बार बदल देना। शालिनी शर्मा ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, आंटी, मुझे खाने का बहुत शौक है। आपने और आपके अंकल ने इतना कुछ बनाया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा खाऊं। राघव मल्होत्रा ने व्यंजनों की बड़ी मेज को देखा और बहुत खुश हुए। उनके ससुर और सास उन्हें कितना महत्व देते थे, यह इस रात्रिभोज से देखा जा सकता है। उनके परिवार में 2 वयस्क और 2 बच्चे हैं। यान परिवार ने व्यंजनों की इतनी बड़ी मेज तैयार की। ये प्रामाणिक स्थानीय व्यंजन, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्हें उस रात के खाने में लाने में कोई समस्या नहीं है। शालिनी शर्मा के हाथ में मर्दाना चॉपस्टिक थी। उसने सुअर के पैर का एक टुकड़ा लिया और राघव मल्होत्रा के कटोरे में डाल दिया। कुछ सुअर के पैर खाओ और कोलेजन की पूर्ति करो। इशिता मल्होत्रा जानती थी कि उसका पति पहली बार यहाँ आया है। उसे डर था कि कहीं उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए उसने उसके साथ सब्जियां भी मिला दीं। पति, इस ब्रेज्ड रतालू को कैंडीड खजूर के साथ आजमाएं। यह अंकल चेन की खासियत है। जब वे ड्रैगन कंट्री फूड कंपटीशन में भाग लेने गए थे तो इसे फाइनल चैंपियन वर्क में शामिल किया गया था। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। खैर, राघव मल्होत्रा ने एक घूंट लिया। तला हुआ रतालू कुरकुरा और ताज़ा था, जिसमें मीठे और चिपचिपे कैंडीड खजूर का स्वाद था। स्वाद वाकई बहुत बढ़िया था। उसने सिर हिलाया और कहा, इसका स्वाद अच्छा है। शालिनी शर्मा ने देखा कि वह संतुष्ट था। उसकी मुस्कुराती आंखें संकुचित हो गईं और कहा, जियो सू, आप इसे अपनी इच्छानुसार खा सकते हैं। घर पर बूढ़ा चेन बहुत अच्छा खाना बनाता है। न केवल स्थानीय व्यंजन, शेडोंग व्यंजन, सिचुआन व्यंजन, हुनान व्यंजन, कैंटोनीज व्यंजन, फुजियान व्यंजन, वह ये सब अपनी उंगलियों पर कर सकता है। साथ ही कुछ स्थानीय स्नैक्स और विदेशी भोजन भी। यदि आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो बस कहें और उसे करने दें। यान परिवार का शेफ ड्रैगन कंट्री फूड कंपटीशन का चैंपियन है। वह 12 सालों से उनके परिवार में है और शालिनी शर्मा शिल्प कौशल के मामले में बहुत भरोसेमंद है। अनन्या ने बड़े चिकन जांघ को कुतरते हुए अपने मुंह पर तेल के साथ अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली और कहा, दादी, मेरे बाबा का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी चेन से भी बेहतर। हा, क्या ये सही है? जियाओ सू अभी भी खाना बना सकती है। ऐसे बहुत कम युवा लोग हैं जो खाना बना सकते हैं। मेरा परिवार बिंगक्सू खाना नहीं बना सकता। उसके लिए टमाटर और तले हुए अंडे पकाना मुश्किल होगा। हाहा बेटी मोरुओमू को जानने वाली शालिनी शर्मा इशिता मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। पिछली बार उसके द्वारा बनाए गए टमाटर के तले हुए अंडों के बारे में सोचते हुए राघव मल्होत्रा अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। इशिता मल्होत्रा को भी पिछली बार की बात याद आ गई। वो शर्मा गई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कुछ झुंझलाहट के साथ बोली, माँ, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं? हमेशा बेटी का मंच फाड़ देती हैं। शालिनी शर्मा मुस्कुराए और बोली, क्या मैं सच कह रही हूँ? इसके अलावा आप और जियाओ सू पहले से ही एक साथ हैं। आपको लगता है कि आप इसे छिपा सकते हैं? राघव मल्होत्रा ने कहा,
आंटी, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर केवल एक ही व्यक्ति है जो खाना बना सकता है। मैं बर्फ और हिमपात के काम में व्यस्त हूँ और मैं उसे हर दिन खाना बनाने के लिए वापस आने नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे अपने ऊपर छोड़ देता हूँ। आपकी अपनी स्त्री निश्चित रूप से खराब होने वाली है। रसोई में तेल त्वचा के लिए अच्छा नहीं है और डिटर्जेंट हाथों को नुकसान पहुंचाता है। वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो। इन चीजों को न छूना बेहतर है। शालिनी शर्मा और अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा की बातें सुनी और उनकी आंखें संतुष्टि से भर आईं। आरव ने देखा कि उसके पिता बातें कर रहे थे और बर्तनों को ज्यादा नहीं उठा रहे थे, इसलिए उसने चॉपस्टिक ली और मछली का एक टुकड़ा अपने कटोरे में डाल दिया। राघव मल्होत्रा ने तुरंत बैग पकड़ लिया और छोटे बच्चे ने शर्मिंदगी से चावल उठाने के लिए अपना सिर झुकाया। अपने भाई को इतना सक्रिय देखकर अनन्या पीछे नहीं रहना चाहती थी और तुरंत एक बड़ा चिकन पैर लिया और राघव मल्होत्रा के कटोरे में डाल दिया। बाबा, और खाओ। जब अजय शर्मा ने ये दृश्य देखा तो वह उदास हो गए। क्या बात है, राघव मल्होत्रा के लिए एक दो परोसे गए हैं और तुमने उसे घर के मुखिया की नजरों में चढ़ा दिया है। उसे ईर्ष्या तो हुई, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि यह राघव मल्होत्रा की ईर्ष्या थी या उसकी पत्नी की बेटी के पोते और गैरपोती की ईर्ष्या थी। नहीं, राघव मल्होत्रा के साथ सभी लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि वह शांत नहीं बैठ सकता, अन्यथा दामाद सोचता है कि उसका बूढ़ा पति उसकी सास जितना अच्छा नहीं है। तो अजय शर्मा ने एक छोटा सा साफ कटोरा उठाया, सूप का कटोरा भरा और उसे राघव मल्होत्रा के सब्जियों से भरे कटोरे के पास रख दिया। जियो सूप, थोड़ा सूप पी लो। राघव मल्होत्रा थोड़ा अचंभित हुए। उन्होंने अपने भरे हुए चावल के कटोरे और बगल में रखे सूप की ओर देखा, अपना सिर उठाया और मुस्कुराए। धन्यवाद अंकल। संतुष्ट होकर अजय शर्मा ने अभी अभी की बात पर खुशी खुशी बातचीत जारी रखी। उन्होंने कहा, तुम्हें भी तो काम पर जाना है। घर जाकर खाना बनाने में कितनी थकान होती है। बूढ़ा चैन कई सालों से मेरे घर में है, उसकी कारीगरी और चरित्र अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बस करो, उसे वहां ले जाओ। शालिनी शर्मा ने आश्चर्य से बूढ़े की ओर देखा और आश्चर्य से बोली, जियाओसू बिंगक्सू, क्या तुमने सुना? तुम्हारे पिता आज खुश लग रहे हैं। उन्होंने अनिच्छा से अपने प्यार को भी अलग कर दिया और यहाँ तक कि लाओ चेन भी इसे जाने देने को तैयार थे। हाँ, तुम दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया। अगर यह अवसर चूक गया तो इसे पाना मुश्किल होगा। अध्याय 108 सास। क्या आपको लगता है कि राघव मल्होत्रा और आरव एक ही सांचे में तराशे गए हैं? इशिता मल्होत्रा वास्तव में अपने अधीनस्थों को नहीं चाहती। वह जानती है कि अंकल चेन शिल्प कौशल में अच्छे हैं, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन राघव मल्होत्रा ने पहले ही मना कर दिया था। अंकल, आंटी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। बिंगक्सू और मैं वास्तव में खुश हैं, लेकिन हम अंकल चेन को नहीं ले जाएंगे। अंकल चेन इतने सालों से घर पर हैं। अंकल और आंटी शायद उनके स्वाद के आदी हो गए हैं, इसलिए मैं उन्हें अस्थायी रूप से बदलने से डरता हूँ। कुछ समय के लिए सही स्वाद पाना मुश्किल है। मैं यहाँ बिंगक्सू के साथ हूँ। अपने दूसरे बुजुर्गों के बारे में चिंता न करें। मैं आमतौर पर समय पर काम पर जाता हूँ और मैं रात में भोजन के लिए थका नहीं हूँ। और यहाँ तक कि अगर कुछ है तो बिंगक्सू के परिवार में एक रसोइया है जो इसका आदी है और अस्थायी भोजन करना ठीक है। जब राघव मल्होत्रा ने ये कहा तो इशिता मल्होत्रा तुरंत भावुक हो गईं। राघव मल्होत्रा और उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों ने मेज के नीचे हाथ जोड़े हुए थे। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और खुशी से चुपके से सिर झुका लिया। ये दामाद कितना अच्छा है। एक जीवन दिन के बाद अजय शर्मा ने कहा, जियो सूप, चलो लिविंग रूम में बैठते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। शालिनी शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमें हर दिन के बाद टहलने नहीं जाना है? अजय शर्मा ने कहा, आज जियाओसू यहाँ है, आप क्या करने जा रहे हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उसके हाथ पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए जिस हाथ को अभी चुटकी काटी थी उसे वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए राघव मल्होत्रा से कहा, जियाओसू, तुम्हारे अंकल और मैं हर रोज टहलने जाते हैं। हाँ, अनन्या, आरव आज यहाँ हैं। चलो बच्चों को थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर ले चलते हैं। क्या तुम और बिंगक्सू घर पर हो सकते हो? कोई बात नहीं आंटी, क्यों न मैं और बिंगक्सू आपके साथ घूमने चलें? राघव मल्होत्रा ने कहा। शालिनी शर्मा ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं, हम बूढ़े लोगों को टहलना पसंद है। तुम नौजवानों के पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं। हम दो बूढ़ों के साथ टहलना बोरिंग है, तुम घर पर ही रहो। राघव मल्होत्रा जानता था कि उसकी सास क्या सोच रही है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। विला से बाहर निकलते ही शालिनी शर्मा अजय शर्मा की कोहनी से टकराए और गुस्से से बोली, बूढ़े यान, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम नहीं बता सकते? मैं दोनों बच्चों को अकेले रहने का मौका दे रही हूँ।
अजय शर्मा ने सिर खुजलाया, मुझे कैसे पता? आपने तो स्पष्ट ही नहीं किया। शालिनी शर्मा ने उनकी ओर घूर कर देखा, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते, आप मेचा के बारे में बात करते हुए बहक गए हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे दामाद इस क्षेत्र में वाकई जीनियस हैं। जब उन्होंने यह बात बताई तो अजय शर्मा खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उसने आह भरते हुए कहा, पत्नी, मुझे लगता है कि हमारा दामाद निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ड्रैगन किंगडम को झटका देगा, नहीं, भविष्य में पूरी दुनिया को झटका देगा। शालिनी शर्मा वास्तव में इस पहलू को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाई थी। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अजय शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। शालिनी शर्मा उत्साहित थी, ये बहुत बढ़िया है। फिर हमारी बेटी भविष्य में अपने दामाद का अनुसरण करेगी, क्या वह भी एक सफल व्यक्ति के पीछे की महिला नहीं होगी? अजय शर्मा ने धीरे से नाक सिकुड़ी और गर्व से कहा, हमारे परिवार की बिंगक्स्यू कमजोर नहीं है, वह शीर्ष पर अपने दामाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने वाली महिला बनेगी। शालिनी शर्मा और भी अधिक खुशी से मुस्कुराईं, अपने पोते और पोती की ओर देखा और पूछा, अनन्या, आरव, क्या तुम्हें अपने माता राघव मल्होत्रा पिता के रूप में पसंद हैं? अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे बाबा बहुत अच्छे हैं, यह मेरे गोकू और मामा के लिए बहुत अच्छा है, और बाबा बहुत चिकने हैं। ये छोटा लड़का राघव मल्होत्रा का सबसे बड़ा प्रशंसक है। जब वह अपने पिता का जिक्र करता है तो उसकी आंखें बहुत उत्साहित हो जाती हैं। शालिनी शर्मा ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुई, उसने अपनी नज़रें आरव की तरफ घुमाई, आरव, तुम्हारा क्या हाल है? अनन्या को राघव मल्होत्रा पसंद है। हर कोई देख सकता है कि राघव मल्होत्रा के प्रति आरव का रवैया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरकार वह एक लड़का है और आरव भी बहुत समझदार है, अपनी बहन की तुलना में अधिक परिपक्व है। एक 3 साल का बच्चा पहले से ही बहुत सारी चीजें समझ सकता है। शालिनी शर्मा थोड़ी चिंतित थी कि क्या आरव इस तथ्य को स्वीकार कर पाएगा कि इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा एक साथ हैं। आरव ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसने कहा, दादाजी और दादी, बाबा बहुत अच्छे हैं। वह मेरे और मेरी बहन के लिए बहुत अच्छे हैं। वह हमारी अच्छी देखभाल करता है। वह रात में माँ के साथ हमें कहानियाँ सुनाता है और वह हमें किंडरगार्टन भी भेजता है, स्कूल से हमें ले जाता है और सप्ताहांत पर हमें खेलने के लिए बाहर ले जाता है। बाबा बहुत सी चीज़ें जानते हैं। मैंने और मेरी बहन ने बाबा को उनके हाथ के काम भी सिखाए। हमने पुरस्कार भी जीते। आरव अनन्या से ज़्यादा परिपक्व है। आज दादा दादी के घर जाते समय बाबा थोड़े चिंतित लग रहे थे कि दादा दादी उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए आरव ने इस समय बाबा को बहुत अच्छी बातें कहीं। उम्मीद है कि दादा दादी उन्हें ज़्यादा पसंद करेंगे। जब शालिनी शर्मा और अजय शर्मा ने आरव की बातें सुनी तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राघव मल्होत्रा दोनों बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, फिर वे राहत महसूस करते हैं। शालिनी शर्मा ने पूछना जारी रखा, आरव, तुम्हारे पापा अपनी माँओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब वे साथ होते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं? आरव ने जब ये सवाल सुना तो वह अपना सिर थोड़ा घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए और शर्माते हुए बोली, बाबा और मामा तो बस प्यार में हैं। बच्चे बड़ों की बातें नहीं कर सकते। अनन्या बहुत उदार थी और उसने स्वेच्छा से कहा, मैं दादाजी और दादी को जानती हूँ, ये ठीक है, वे हमेशा गुप्त रूप से हाथ पकड़ते हैं, मैं उन सभी को देखती हूँ। हाँ, शालिनी शर्मा खुश हुई और अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच में, मेरे घरवालों ने अनन्या को देख लिया है। फिर तो वे बहुत लापरवाह हो गए। चारों एक साथ समुदाय के बच्चों के खेल के मैदान में चले गए। जैसे ही उन्होंने स्लाइड और सीसो देखे, अनन्या और आरव अपने बारे में भूल गए, बच्चों के खेल के मैदान में कूद पड़े और बच्चों के साथ खेलने लगे। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा अपने पोते और पोती के पीछे पीछे स्टूल पर बैठ गए। अजय शर्मा, मेरा दिल सचमुच मेरे पेट में वापस आ गया है। हमारा दामाद न केवल बहुत अच्छा है, बल्कि हमारी बेटी और 2 बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अजय शर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ वह राघव मल्होत्रा से बहुत संतुष्ट थे। शालिनी शर्मा ने कहा, यह सिर्फ अफसोस की बात है, यह अच्छा होगा यदि वह अनन्या और आरव के जैविक पिता होते। आखिरकार वे दोनों अभी भी युवा हैं और वे शादी करने के बाद निश्चित रूप से अपने बच्चे चाहते हैं और फिर उनका दूसरा बच्चा होगा। मैं अनन्या और आरव के बारे में नहीं जानता। दुनिया की चिंता मत करो, मुझे लगता है कि जियाओसू उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह दोनों बच्चों के प्रति ईमानदार है और उसकी आंखें लोगों को धोखा नहीं दे सकती। अजय शर्मा ने कहा। शालिनी शर्मा ने सिर हिलाया, हाँ बूढ़े यान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आरव और शियाओसू एक ही सांचे में तराशे गए हैं? तुमने कहा कि यह संभव है, लेकिन शियाओसू असल में अनन्या और आरव के पिता हैं। अजय शर्मा आज भी उस घटना को याद करते हैं और सोचते हैं कि उनकी बेटी ने एक बड़े पेट वाले बच्चे को जन्म दिया था।
सबसे मजबूत डैडी, शुरुआत में 100 मिलियन के लिए साइन अप करें। अध्याय 109 पत्नी के शयन कक्ष में जाना। इसलिए वह इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था। अगर यह सच है तो जियोसू का चरित्र ऐसी गैर जिम्मेदार बातें नहीं करेगा। ठीक है, इन बातों के बारे में मत सोचो। तुम्हारी बेटी अब शियाओसू के साथ अच्छे रिश्ते में है। उनके सामने फिर से अनन्या आरव के जैविक पिता का जिक्र मत करो। बेशक मुझे ये पता है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, शालिनी शर्मा ने गुस्से से कहा। बच्चों के स्वर्ग में खुश अनन्या और आरव को देखकर उसने थोड़ी आह भरी और कहा, क्या मुझे उम्मीद नहीं है कि दोनों बच्चे दामाद के अपने हैं। उनके परिवार का फिर से मिलना कितना अच्छा है। घर नानी डाइनिंग रूम और किचन की सफाई कर रही थी और इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इशिता मल्होत्रा बोली, पतिदेव चलो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का बॉडीयर कैसा दिखता है। बॉडोर नाम सुनकर इशिता मल्होत्रा को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उनके कान थोड़े गर्म हो गए। उन्होंने कहा, दरअसल मैं 3-4 साल से बाहर रह रही हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं काम में व्यस्त रही हूँ और शायद ही कभी घर जा पाती हूँ। वापस जाओ, मुझे नहीं पता कि अब कमरा कैसा दिखता है। जब वे दोनों ऊपर गए और दरवाजा खोला तो इशिता मल्होत्रा अचानक स्तब्ध रह गईं। राघव मल्होत्रा को ये बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उन्होंने धीरे से उसके कंधे पकड़ लिए और पूछा, क्या हुआ? इशिता मल्होत्रा के दिल में थोड़ी खटास सी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। उसने घर में प्रवेश करने में पहल की और स्पष्ट रूप से कहा कि वह राघव मल्होत्रा को मिलने के लिए लेकर आई है। लेकिन प्रवेश करने के बाद उसने अपने पीछे खड़े राघव मल्होत्रा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि घर में अकेली ही सब कुछ देखती रही। उसकी उंगलियां कमरे के फर्नीचर को छू रही थीं और उसकी आंखें हल्की लाल थीं। उसने ड्रेसर पर रखी एक छोटी सी वस्तु उठाई और उसे ध्यान से देखने के लिए अपनी हथेली पर रख लिया। राघव मल्होत्रा ने जाकर देखा कि यह एक हथेली के आकार की कढ़ाई थी जिस पर एक प्यारी सी चिड़िया बनी हुई थी, लेकिन इसका केवल आधा हिस्सा ही कढ़ाई किया हुआ था और उसके बगल में अंकित हस्तलेख को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कढ़ाई नहीं की गई थी। इशिता मल्होत्रा की पतली और कोमल उंगलियां छोटी कढ़ाई को सहला रही थीं, उनकी आंखें लाल हो रही थीं। पतिदेव, मेरा कमरा बिल्कुल भी नहीं बदला है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा जैसे मैं 3 साल पहले घर से निकली थी। वह जितना बोलती उसका गला उतना ही भर आता। राघव मल्होत्रा को बहुत तकलीफ महसूस हुई और उसने धीरे से अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। एक हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा। इशिता मल्होत्रा अब बहुत उत्साहित हैं। राघव मल्होत्रा की बाहों में लेटी हुई हैं और आगे कहती हैं, मुझे लगता था कि मेरे माता पिता मेरे बारे में इतना नहीं सोचते। जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ था। उस समय मैं अनन्या और आरव की माँ बनने वाली थी। 4 या 5 महीने पहले की बात है और मेरा पेट पहले से ही दिखाई दे रहा था। उन्हें डर था कि भविष्य में मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और हर दिन मैं चुपके से आहें भरती थी। मैंने उस समय सोचा, बहुत दुखी होकर मैंने एक घर खरीदा और वहां से चला गया। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि उस समय वे चुपके से आहें भर रहे थे और उन्होंने मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं की। लाल लिफाफे प्राप्त करें। नकद या सिक्का लाल लिफाफे आपके खाते में वितरित किए गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वेचेट बुक फ्रेंड्स बेस कैंप पर आधिकारिक खाते का अनुसरण करें। इशिता मल्होत्रा के आंसू बह निकले और राघव मल्होत्रा की छाती पर पड़े कपड़े भीग गए। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ पत्नी, यह आपकी गलती नहीं है। वास्तव में आप और आपके ससुर और सास एक दूसरे से प्यार करते हैं। इशिता मल्होत्रा ने सिर उठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, पतिदेव, अनन्या और आरव के जन्म के बाद मेरे माता पिता ने शुरुआत में मुझसे सिर्फ एक बार पूछा था कि क्या मैं बच्चे को निकालना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया और उन्होंने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। अब मैं उस समय बच्चों के लिए इस छोटी सी लड़की की सुरक्षा के लिए एक ताबीज़ बनाना चाहती थी। मेरी माँ ने इसे देखा और मुझे गर्भवती होने पर ऐसा न करने के लिए कहा। यह आंखों के लिए अच्छा नहीं है और सुई पकड़ना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वास्तव में वे मेरा और अनन्या आरव का बहुत ख्याल रखते हैं। खैर, बेशक आपके ससुर और सास आपसे प्यार करते हैं और स्वाभाविक रूप से वे आपके बच्चों से भी प्यार करेंगे। लेकिन मैं बाहर चली गई। इशिता मल्होत्रा अब पीछे मुड़कर देखती है। उसे वाकई नहीं पता कि उसकी इतनी शिकायतें कहाँ से आती हैं। उसे इस बात का अफसोस है कि वह पिछले कुछ सालों में अपने माता पिता के साथ नहीं रही। राघव मल्होत्रा इस तरह की मनोदशा को समझ सकते हैं। लोग ऐसे ही होते हैं। वे हमेशा अपनी सबसे चिड़चिड़ी भावनाओं को अपने सबसे करीबी लोगों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि केवल वे ही उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्हें हमेशा इसका पछतावा होता है।
वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी असहज महसूस करे, इसलिए उसने सकारात्मक रूप से कहा, पत्नी, कोई बात नहीं, ये सब खत्म हो गया है। मेरे ससुर और सास को कोई परवाह नहीं है। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी उनसे प्यार करती हो। हमेशा अतीत पर पछतावा मत करो, महत्वपूर्ण बात भविष्य में है। अब हम क्या करने जा रहे हैं जबकि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है और हमेशा खुशी से रह रहा है? यही तो मेरे ससुर और सास सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, है न? अब जब राघव मल्होत्रा के पास पत्नी और बच्चे हैं तो वह एक अच्छे पिता और अच्छे पति की तरह दिखने लगे हैं। जब वह बात करते हैं तो बेहद नरमी से पेश आते हैं। जब वह इशिता मल्होत्रा को मनाते हैं तो वह उसे पूरी तरह से एक छोटी बच्ची की तरह मानते हैं। इशिता मल्होत्रा बहुत भावुक हो गईं और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट देखकर राघव मल्होत्रा भी मुस्कुराए और बोले, बीवी, हम अक्सर अपने ससुर और सास से मिलने आते रहेंगे। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम हर वीकेंड पर डिनर के लिए आएंगे और उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे। वे जरूर खुश होंगे। ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने उत्साह से सिर हिलाया। धन्यवाद पतिदेव, आप वास्तव में मेरे प्रति दयालु हैं। मेरे माता पिता के प्रति मेरी भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि वे एक परिवार हैं, लेकिन मेरे पति ऐसा पूरी तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि वह उससे प्यार करते हैं, इसलिए वह जीवू से प्यार करते हैं। पति हर हफ्ते उसके साथ डिनर के लिए घर आने को तैयार है, जो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इशिता मल्होत्रा ने अपने आंसू पोंछे और खुश होकर कहा, पतिदेव, आई लव यू। राघव मल्होत्रा ने हंसते हुए उसके गाल चूम लिए। पगली, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पतिदेव, मैं आपको कुछ अच्छा दिखाने ले चलूंगी। इशिता मल्होत्रा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़कर अंदर क्लॉक रूम में ले गई। यहाँ कपड़े बड़े करीने से व्यवस्थित हैं, लेकिन ये देखा जा सकता है कि इशिता मल्होत्रा की मौजूदा शैली में अभी भी कुछ अंतर हैं। राघव मल्होत्रा ने उन छोटी गुलाबी स्कर्टों को देखा और आश्चर्य से कहा, पत्नी, क्या तुम्हें पहले स्कर्ट पहनना इतना पसंद था? इशिता मल्होत्रा के गाल लाल हो गए और उसने जल्दी से राघव मल्होत्रा की नजरों को अवरुद्ध कर दिया और शर्माते हुए कहा, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में थे तो निश्चित रूप से आपको सुंदर कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन अब जब मैं काम पर जाती हूँ तो ज्यादातर समय मैं इसे कार्यस्थल के लिए उपयुक्त पहनती हूँ। राघव मल्होत्रा उसके पास गए, उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और कहा, दरअसल यह अब बड़ा नहीं है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे और भी चमकीले छोटे स्कर्ट पहनने चाहिए। इशिता मल्होत्रा उनके अनजाने शब्दों से भावुक हो गईं और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्माते हुए कहा, ओह, मैं तुम्हें ये देखने के लिए नहीं लाई, अंधे मत बनो, जल्दी आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने शर्मिंदगी से राघव मल्होत्रा की आंखें बंद कर लीं और उसे एक हाथ से पकड़कर अंदर चली गई। क्लॉकरूम में एक छोटा सा कमरा भी है। उसे खोलने पर अचानक रोशनी धीमी हो गई। जब इशिता मल्होत्रा ने लाइट जलाई तो राघव मल्होत्रा को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यह फोटोग्राफी के लिए समर्पित एक डार्क रूम था। अध्याय 110 शहद तेल के साथ मिलाया जाता है, मीठा और मीठा यह है? राघव मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी और मैं अक्सर खुद ही तस्वीरें खींचती थी, इसलिए मैंने एक डार्क रूम बनाया। यहाँ मेरे बचपन की सभी तस्वीरें हैं। वह वास्तव में तस्वीरें साझा करने में थोड़ी शर्मीली थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि राघव मल्होत्रा उनके बारे में अधिक जान सकेंगे। पहली बार जब मैं अपने पति को घर लाई तो बेशक मैं उन्हें बचपन से लेकर वयस्कता तक की हर चीज़ दिखाना चाहती थी। तस्वीरें सबसे अच्छी प्रस्तुति हैं। राघव मल्होत्रा को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। पूरा कमरा लाल था, बीच में रस्सी पर तस्वीरें लटकी हुई थीं। दीवार पर कई बड़े फोटो फ्रेम भी थे जिनमें सभी तस्वीरें थीं। वहाँ कई फोटो एल्बम भी थे। ऐसा लगता है कि इशिता मल्होत्रा को फोटोग्राफी बहुत पसंद है और उन्होंने वाकई बहुत सारी तस्वीरें रखी हैं। घर में रखे एल्बम के बारे में सोचते हुए एक बुकलेट में परिवार की तस्वीरें रखी जा सकती हैं। इशिता मल्होत्रा के कमरे में मौजूद तस्वीरों की संख्या उनके कमरे से दर्जनों या सैकड़ों गुना ज्यादा होने का अनुमान है। राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा और कमरे की ओर मुड़ गए। इशिता मल्होत्रा ने कुछ देर तक इसे देखा, फिर खुद ही इसे याद किया और फिर राघव मल्होत्रा की गति का अनुसरण करते हुए उनके पीछे जाकर उनका परिचय कराया। ये फोटो तब ली गई थी जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। बैकग्राउंड में मेरा अल्मा मैटर है। मेरे पिता ने मेरे लिए यह फोटो ली थी। इशिता मल्होत्रा ने दीवार पर लगी हरे रंग की फोटो को देखकर शर्माते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने भी फोटो को देखा। फोटो में इशिता मल्होत्रा ने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और यूनिवर्सिटी के गेट के नीचे एक उदार और हरे रंग की मुस्कान के साथ खड़ी थी। राघव मल्होत्रा फोटो देखकर ही महसूस कर सकते थे कॉलेज में प्रवेश करने पर वह कितनी उत्सुकता और उत्साह से भरी हुई थी। लेकिन इसे देखकर राघव मल्होत्रा अचानक मुंह बनाकर बोले, टस्क, कितने दुख की बात है। अच्छा, क्या अफसोस है?
इशिता मल्होत्रा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। राघव मल्होत्रा ने फोटो को देखा और कहा, मेरी पत्नी जब कॉलेज में थी तब बहुत सुंदर थी। वह एक स्कूल गर्ल की तरह दिखती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस समय अपनी पत्नी को नहीं जानता था, अन्यथा मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारा पीछा कर चुका होता। इशिता मल्होत्रा जोर से हंस पड़ी और बोली, बकवास, उस समय तुम्हें हाई स्कूल में ही दाखिल होना चाहिए था, वयस्क नहीं होना चाहिए था। मैं 18 साल की उम्र में विश्वविद्यालय गया था, उस समय राघव मल्होत्रा की उम्र 15 साल रही होगी। वयस्क न होने में क्या बुराई है? पुरुषों को हमेशा से खूबसूरत लड़कियां पसंद रही हैं, जब से वे छोटे थे। वे जितने छोटे होते हैं उन्हें उतनी ही खूबसूरत बहनें पसंद आती हैं, एक पत्नी की तरह। मैं राघव मल्होत्रा के शब्द अचानक रुक गए, उनके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। इशिता मल्होत्रा को पता था कि वह क्या कहने जा रहा था, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा और परेशान हो गई। उसने धीरे से अपनी ज़ियाफान मुट्ठी उठाई और उसे मारा और जल्दी से अगली तस्वीर की ओर चली गई। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसने अपनी पत्नी को इतना कम शर्मीला क्यों देखा है? मेरी पत्नी को चिढ़ाना बहुत मज़ेदार है, हाँ हो। राघव मल्होत्रा अचानक चिल्लाया। इशिता मल्होत्रा, जो आगे चल रही थी, तुरंत पीछे मुड़ी। जब उसने फोटो देखा तो वह चौंक गई और अपने शरीर से उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन राघव मल्होत्रा ने पहले ही उसे देख लिया था और मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। इशिता मल्होत्रा का चेहरा कमरे की लाइटों की तरह लाल हो गया था। उसने शर्म से इधर उधर देखा। क्यों? तुम कैसे आंखें मूंद कर देख रहे हो पत्नी? क्या तुम मुझे यहाँ देखने नहीं लाए हो? क्या मैं इसे आराम से नहीं देख सकता? तुम, उफ। इशिता मल्होत्रा अपने जीवन में इतनी शर्मीली कभी नहीं रही थी और वह कुछ देर के लिए अवाक रह गई थी। राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीवी, मैंने सब देख लिया है, तुम्हारा ब्लॉक करना बेकार है। बताओ, तुमने ये फोटो कब ली? मैं बिल्कुल भी प्रभावित क्यों नहीं हुआ? इशिता मल्होत्रा धीरे से घूमी, राघव मल्होत्रा के पास खड़ी हो गई, शर्मा गई और उसके साथ वाली बड़ी सी फोटो को देखने लगी। फोटो में राघव मल्होत्रा डेस्क पर सो रहे हैं, जिससे उनका चेहरा ज्यादातर दिखाई दे रहा है। वे बिस्तर के किनारे पर बैठे हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आती है और उनके चेहरे पर पड़ती है। हाई डेफिनेशन कैमरा एक प्रभामंडल बनाता है, जिससे लगता है कि झांक का सुंदर चेहरा एक नर्म रोशनी से ढका हुआ है। इस तरह का फोटोग्राफिक काम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। राघव मल्होत्रा को खुद भी एहसास नहीं था कि वह इतने खूबसूरत हैं। डेस्क को देखकर लगता है कि यह तब की तस्वीर होगी जब मैं कॉलेज में था, लेकिन मुझे ये सब क्यों याद नहीं आ रहा? बीवी, तुमने इसे चुपके से कैसे कैद कर लिया? इशिता मल्होत्रा के गाल लाल हो गए थे, उनकी आंखें फोटो को देखते हुए प्यार से भर गई थीं। उन्होंने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, हमारी पहली मुलाकात को आधे महीने से ज्यादा हो गया था। उस समय मैंने एक लंबे आंतरिक संघर्ष का अनुभव किया था। हालांकि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन मैं वाकई हमारे रिश्ते को नहीं भूल सकती। बाद में मैंने आपके स्कूल जाने का साहस जुटाया, मूल रूप से आपको ढूंढना चाहता था, लेकिन जब मैंने कक्षा के बाहर ये तस्वीर ली तो मैं अचानक फिर से जाग गया। आप अभी भी कक्षा में सो रहे एक कॉलेज के छात्र हैं। ऐसे हरे और खूबसूरत पल में ये चीजें की जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये फोटो लिया और छोड़ दिया। ये सुनकर राघव मल्होत्रा को ऐसा असहज महसूस हुआ जैसे कोई बिल्ली का बच्चा उसके दिल में खरोंच रहा हो, और वह अविश्वसनीय रूप से बोला, पत्नी, आप किस तरह का दिमागी सर्किट बना रही हैं? आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, क्या उस समय आपकी सोच यह नहीं होनी चाहिए थी कि इतना सुंदर आदमी, निश्चित रूप से मुझे पहले ये करना होगा और जल्दी से इसे अपना प्रेमी बनाना होगा? अगर उस समय इशिता मल्होत्रा उन्हें मिल जाती तो वह निश्चित रूप से इशिता मल्होत्रा को पसंद करते। हो सकता है कि वे पहले से ही शादीशुदा हों, लेकिन इशिता मल्होत्रा को इसका पछतावा नहीं था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अब ये बेहतर है। मैंने आपके कॉलेज जीवन को परेशान नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में एक अनमोल कॉलेज का अनुभव है जो दूसरों से अलग नहीं है, और आपके स्नातक होने के बाद भी हम साथ हैं। ये सबसे अच्छा परिणाम है। राघव मल्होत्रा ने फोटो को देखा, फिर इशिता मल्होत्रा की ओर देखने लगे। वह भावुक हो गया। हालांकि उनके विचारों के अनुसार उन्हें कॉलेज में इशिता मल्होत्रा से प्यार हो गया था और अनन्या आरव को एक साथ पालना एकदम सही था, लेकिन उनकी पत्नी के निस्वार्थ समर्पण ने उन्हें और भी भावुक कर दिया। तस्क वह इतना भाग्यशाली क्यों है कि उसे इतनी विचारशील और अच्छी पत्नी मिली। दोनों तस्वीरें देखते रहे। जब राघव मल्होत्रा ने एल्बम देखा तो उन्हें इशिता मल्होत्रा की बचपन की कई तस्वीरें मिलीं, बचपन से लेकर 10 साल की उम्र तक की। उन्हें वे तस्वीरें बहुत पसंद आईं, खासकर तब जब मेरी पत्नी 1 या 2 साल की थी और अनन्या उसी सांचे में तराशी गई थी। कितनी प्यारी पत्नी। मैं अपने ससुर और सास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राघव मल्होत्रा ने सच्चे मन से कहा।
इशिता मल्होत्रा मुस्कुराए और बोली, माता पिता, किस बात के लिए धन्यवाद? क्या आपने मुझे इतना अच्छा दिखाया? अपनी बात समाप्त करने के बाद वह शर्म महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह हमेशा से ही अपने रूप को लेकर आश्वस्त रही हैं और दूसरों के सामने वह इसे कभी नहीं छिपाती, लेकिन राघव मल्होत्रा को ये बात बताने में उन्हें हमेशा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। राघव मल्होत्रा हंसे, हाँ बीवी, मैं बस अपने ससुर और सास का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा की, तुम्हें जल्दी प्यार में नहीं पड़ने दिया, वरना मेरी बारी होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इतनी आत्ममुग्ध होगी। इशिता मल्होत्रा को एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसने शर्म से उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, राघव मल्होत्रा। अध्याय 111 दामाद जी, आज रात रुक जाओ। बच्चों के स्वर्ग में अनन्या और आरव ने खूब मस्ती की। शालिनी शर्मा को डर था कि वे पागल हो जाएंगे और बाद में उन्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने उन्हें पानी पीने और पसीना पोंछने के लिए बुलाया। दोनों छोटे बच्चे शू के बारे में सोचने से कतराने लगे, पानी का एक घूंट लिया और भाग गए। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, जबकि अजय शर्मा ने अपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींच ली। इसी समय शालिनी शर्मा का मोबाइल फोन बज उठा। अरे, बूढ़े आदमी का फोन है। अजय शर्मा ने उस पर नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपने दामाद से पूछना चाहिए कि वह पहली बार हमारे घर कब आया था, इसलिए उसने गपशप करने के लिए फोन किया था। शालिनी शर्मा ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा, क्या उन्हें पता है? खैर, शाम को मेरी बेटी और अन्य लोगों के आने से पहले श्री गुप्ता ने मुझे फोन किया और बताया। शालिनी शर्मा ने जब ये सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह उससे टकरा गई और बोली, अच्छा अजय शर्मा, क्या तुम मेरी पीठ पीछे छुपकर दिखावा कर रहे हो? मैंने अभी तक मिसेज मनोरमा गुप्ता को नहीं बताया है। इतना कहकर उसने फोन उठा लिया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, तुरंत दूसरी तरफ से श्रीमती मनोरमा गुप्ता की उत्साहित आवाज आई, शालिनी शर्मा, अब हम पुराने दोस्त नहीं रहे। आपने मुझे अपनी बेटी के दामाद को घर लाने के बारे में क्यों नहीं बताया? यह मेरे पुराने गो को ही सबसे पहले पता चला। हम बूढ़े आदमी, नाराज मत हो, मेरे पास समय नहीं था। बिंगक्सू ने अचानक कहा कि वह अपने दामाद को रात के खाने के लिए वापस लाना चाहती थी। मैं तैयार होने में व्यस्त थी और मुझे अभी तक इसे आपके साथ साझा करने का समय नहीं मिला है। शालिनी शर्मा मुस्कुराए। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद बूढ़ा आदमी वास्तव में नाराज नहीं था, वह सिर्फ मजाक कर रहा था। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगता है दामाद से पहली औपचारिक मुलाकात बुरी नहीं रही। बताए, आपके दामाद कैसे हैं? श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने उत्साहित होकर पूछा। जब शालिनी शर्मा ने राघव मल्होत्रा के बारे में सोचा तो वह बहुत संतुष्ट हुई और तुरंत मुस्कुराई और कहा, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, अजय शर्मा और मुझे दोनों को ये बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा परिवार बिंगक्सू इस बार अचानक शादी कर लेगा, और यह वास्तव में इसके लिए नहीं था। हमारे पुराने जोड़े को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने वास्तव में सही व्यक्ति पाया। सच में, इतने उच्च मूल्यांकन के साथ ऐसा लगता है कि आपका दामाद वास्तव में अच्छा है, इसलिए मैं तुरंत जाकर इसे देखना चाहता हूँ। आज तो भूल ही जाओ, बच्चे पहली बार घर आए थे और घर पर बहुत सारे लोग थे। मैं बच्चों को डराने से डर रही थी। शालिनी शर्मा नहीं चाहती थी कि पहली बार आते ही उनके दामाद पर नजर रखी जाए। श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने 2 बार नाक से कुढ़ी, यहीं से मेरे दामाद को परेशानी होने लगती है। ठीक है, अब हम बूढ़े लोगों को अपने प्यारे दामाद के लिए रास्ता बनाना होगा, लेकिन क्या हम कल जा सकते हैं? बच्चे आज पहली बार यहाँ आए हैं, क्या हमें रात को घर पर ही रहना चाहिए? श्री गुप्ता और मैं कल सुबह छुट्टी लेकर आपके घर जाएंगे। हम आपके दामाद की फोन पर बात सुन रहे हैं और हम वाकई उसे देखना चाहते हैं। शालिनी शर्मा ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, तो कल सुबह आ जाऊंगी और वादा करती हूँ कि आपको अपने दामाद से मिलवाऊंगी। ठीक है, चलो नाश्ते के बाद चलते हैं। दोनों कुछ देर के लिए आए। शालिनी शर्मा के 3 शब्द राघव मल्होत्रा से अलग नहीं किए जा सकते, और उन्होंने जो कहा वह इतना उत्साहपूर्ण था कि फोन के दूसरी ओर मौजूद बूढ़ा व्यक्ति ईर्ष्या और जलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फोन रखने के बाद शालिनी शर्मा ने अजय शर्मा से बात करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी की। अजय शर्मा, क्या तुमने सुना कि मैंने अभी श्रीमती मनोरमा गुप्ता से क्या कहा? वे कल सुबह मेरे दामाद को देखने आएंगे। अजय शर्मा ने राघव मल्होत्रा के अफेयर्स को मिस्टर गुप्ता से बहुत पहले ही शेयर कर दिया है और वो अपने दामाद से भी 1000 बार संतुष्ट हैं। बेशक उन्हें उम्मीद है कि पुराने दोस्त भी इसे देख पाएंगे, और मिस्टर गुप्ता ने उनसे मेचा के बारे में बहुत कुछ सुना है और उन्हें इस पहलू में भी दिलचस्पी है। अगर मिस्टर गुप्ता राघव मल्होत्रा द्वारा दिए गए मेचा को देख पाते हैं, साथ ही उनके दामाद की थ्योरी भी, तो ये पक्का है कि मिस्टर गुप्ता दा बन जाएंगे। आंखें खोलो। ठीक है, उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आने दो। चलो कल अच्छी तैयारी करते हैं।
शालिनी शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो आज रात दोनों बच्चों को घर पर ही रहने देते हैं। बिंगक्सु कई सालों से घर पर नहीं रही है। क्या कोई तरीका है जिससे तुम उन्हें आज रात घर पर रहने के लिए राजी कर सको? अजय शर्मा ने कुछ देर सोचा, उसकी नज़र अंदर मौजूद दोनों बच्चों पर पड़ी। सिंपल, इसे मुझे लपेट दो। अनन्या, आरव, इधर आओ, दादाजी तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। वह खड़ा हुआ और उन दो पागल छोटे बच्चों की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। शालिनी शर्मा की आंखें खुशी से चमक उठीं और उन्होंने तुरंत कहा, क्या आप चाहते हैं कि बच्चे मदद करें? अजय शर्मा ने पलटकर गर्व से कहा, कैसे हो, क्या मैं स्मार्ट हूँ? यह एक अच्छा विचार है। अगर बच्चे रहना चाहते हैं तो बेटी और दामाद निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। हाहा। बुजुर्ग दंपत्ति ने बच्चों को वापस बुलाया। शालिनी शर्मा ने बच्चों को खींचते हुए कहा, अनन्या, आरव, क्या तुम्हें दादा दादी पसंद हैं? ज़ियाउद्दीन ने तुरंत सिर हिलाया और प्यारी छोटी बच्ची ने अपनी दादी को सीधे गले लगा लिया। मुझे ये पसंद है। आरव ने ये भी कहा, दादाजी और दादी बहुत अच्छे हैं। हमें दादाजी और दादी पसंद हैं, तो फिर आज रात तुम अपने दादा दादी के घर क्यों नहीं सो जाते? ठीक है, शालिनी शर्मा ने समझाने वाले अंदाज में पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है। आरव ने थोड़ा झिझकते हुए सिर उठाया और पूछा, दादी, बाबा, मामा का क्या? क्या वे भी दादा दादी के घर सोने जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि यह छोटी सी बच्ची अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहती। शालिनी शर्मा ने जल्दी से कहा, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम्हारे माता पिता भी जरूर रुकेंगे। जब तुम बाद में घर जाओगी तो तुम अपने माता पिता से कह सकती हो कि तुम आज रात अपने दादा दादी के घर सोओगी। ठीक है? ये देखकर कि दोनों छोटे बच्चे अभी भी थोड़े उलझन में थे, अजय शर्मा ने तुरंत कहा, आरव, अनन्या, ये वास्तव में दादाजी और दादी हैं जो कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता और तुम साथ रहो, लेकिन दादाजी और दादी को डर है कि माँ और पिताजी सहमत नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उनकी राय में अनन्या, आरव पहले से ही 3 साल का है और वह एक समझदार बच्चा है, इसलिए उसे अपनी पत्नी की तरह अनुनय करने की आवश्यकता नहीं है। आरव को अचानक समझ आ गया। उसने सिर हिलाया और बोला, अच्छा दादी, मैं और मेरी बहन बाबा और मामा को जरूर रखेंगे। हाँ, मेरा परपोता आरव कमाल का है। अजय शर्मा ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, दादाजी, और अनन्या भी मदद करेगी। हाँ, हमारी अनन्या भी बहुत बढ़िया है। अनन्या और आरव दुनिया के सबसे समझदार और प्यारे बच्चे हैं। ही तारीफ पाकर अनन्या खुशी से हंस पड़ी। चारों हाथ में हाथ डाले घर चले गए। रास्ते में शालिनी शर्मा और अजय शर्मा ने दोनों बच्चों से चर्चा की कि बाद में घर कैसे जाना है। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शालिनी शर्मा ने बैठते हुए पूछा, अनन्या, आरव, अपने दादाजी को याद करो। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ सिखाया है? दोनों नन्हे बच्चों ने जोर से सिर हिलाया। याद रखें, चिंता मत करें दादी, मैं और मेरी बहन इस कार्य को पूरा करने का वादा करते हैं। दादी, अनन्या भी जयकार करेगी। आज रात गोकू और मैं वैसे भी वापस नहीं जाएंगे। मुझे बाबा और माँ को शर्मसार रखना होगा। अजय शर्मा ने दोनों नन्हे बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और खुशी से अंगूठा दिखाया। हमारे नन्हे पोते बहुत अच्छे हैं। आइए हम सब मिलकर काम करें।